सुंदर परंपराएं हैं जो हम धीरे धीरे खो रहे हैं, जैसे दस्तान गोई, कवि सम्मेलन, शमाए मुशायरा, जवाबी कवाली। हमारी कोशिश है कि हम ये परंपराओं को संभाल के रखें। हम इन परंपराओं को संभाल के रखें अपनी अगली जनरेशन के लिए, कि वो भी इस संस्कृति को जाने, पहचाने, इससे आनंद ले सके। आप हमारे उत्सव में आए, ये हमारा पहला उत्सव है। इस साथ के लिए हम आपके आभारी हैं। हमें आशा है कि हम आपके मदद के साथ आज तक साहित्य को बड़ा बना पाएंगे और इस देश की सभी भाषाओं को वो सम्मान दिला पाएंगे जो उन्हें शोभा देता है। जय हिंद, जय हिंदी। थैंक यू सो मच कली। बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है, इसलिए हम आपका सहयोग भी चाहते हैं और अपने पहले सत्र की हम शुरुआत कर रहे हैं। हमारा पहला सत्र जिसका नाम है दिल चाहता है, और यहाँ पर हमारे मेहमान हैं जावेद अख्तर साहब। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ये वही जावेद अख्तर साहब हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा के व्याकरण को एक नई पहचान दी, एक नई दिशा दी। ये वही जावेद अख्तर साहब है जिन्हें देखकर मेरी पीढ़ी जवां हुई, और ये वही जावेद अख्तर साहब हैं जिनसे आज भी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। उनकी कविताएं, उनकी रचनाएं, उनकी शायरी हमारे जीवन का हिस्सा हैं। तो मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी जावेद अख्तर साहब को, और इस सेशन को संचालित करेंगे मेरे सहयोगी पुण्य प्रसून वाजपेयी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। हिंदी का ये त्योहार है, हम सबका त्योहार है, हिंदी है हम। जावेद अख्तर साहब गीतकार, शायर, लेखक, संघर्ष से लेकर मौजूदा वक्त तक बेबाकी के साथ सारी बात कहने में माहिर, हुनरमंद नहीं कहेंगे। हमने नाम दिया है दिल चाहता है जावेद साहब गुफ्तगू का, और दिल का जिक्र होगा तो आशिकी का जिक्र होगा, आशिकी का जिक्र होगा तो शायरी आएगी, और शायरी आएगी तो जिंदगी आएगी। जो तरकश से शुरुआत हुई वो लावा भी आया, और मौजूदा वक्त में आपके भीतर का भी लावा है। कैसे और कहां से शुरुआत हुई, लगा ऐसा कि जावेद साहब के भीतर एक हमेशा बगावती मूड है। देखिए, जिसे बगावत कहते हैं, बगावत का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो चलन है या जो माना जाता है, आमतौर से जो किया जाता है, जो परंपरा या रवायत या ट्रेडिशन रही है, आप उसे जब सवाल करते हैं या उसके खिलाफ खड़े होते हैं तो उसको बगावत कहा जाता है। लेकिन जो प्रगति है, तरक्की जो है, आगे बढ़ना, वो जो है उसे सवाल किए बगैर हो नहीं सकती, उसके खिलाफ खड़े हुए हो ही नहीं सकती है। जो चीज़ें आज हमें ऐसा लगता है कि ये नॉर्म है, यही सही है, तो कभी ये भी बगावत थी। तो दरअसल चलना जो है, अगर आप देखिए, आप चलते कैसे हैं? एक पैर आगे लिया, उसके बाद जो पीछे वाला पैर है उसे आगे लिया, फिर उस पैर को, अगले पैर को आगे लिया। तो ये जो पैर हैं एक दूसरे से बगावत करते हैं, तब आप चलते हैं। अगर एक पैर दूसरे पैर के साथ ही खड़ा रहे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। 1964 जावेद साहब, मुंबई में आपने कदम रखे। उस दौर में आपने जिक्र भी किया कि बड़ी महीन लकीर थी, एक तरफ मुफलिसी थी, गरीबी थी, दूसरी तरफ 1964 के बाद पहली बार हुआ है कि आज मेरी जेब में पैसे नहीं है। वो दौर 28 आने का था। इस दौर में धंधी भी नहीं है जेब में। हाँ, वो मैं आ रहा था परसों यहाँ
कल आया तो परसों मैं बम्बई में सोचा कि बाल बड़े हो गए हैं भाई, अभी जाऊंगा यहाँ, आज तक का फंक्शन है, स्टेज पे बैठूंगा, ज़रा बाल कटवा लूँ। तो मैंने बार बुलाया, तो बाल कटवाए। तो फिर मैंने अपने स्टाफ से कहा भाई इन्हें पैसा दे दो, और पैसा हो गया 700 रुपये। तो उसने कहा कि साहब कैसे पैसे दें, बार तो 1000 रुपये 500 के नोट ले ही नहीं रहा है। तो घर में पैसे बहुत ढूंढे हमने, तो 200 रुपये निकले, तो 200 से दे दिए, अभी 500 का उधार है। तो बदला क्या इस दौर में? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बदला बहुत कुछ है। 1947 जब ये देश आज़ाद हुआ और आज ज़मीन आसमान का फर्क पड़ गया, ऐसी बात नहीं है। हम लोग जहाँ शिकायत करते हैं, गिला करते हैं, वो भी ज़रूरी है, लेकिन जो अच्छा हुआ है उसे मानना भी ज़रूरी है और उस पर गर्व करना भी ज़रूरी है। आप ये देखिए कि मैं जब छोटा था तो टीन एज में भी मेरी ये ख्याल ही नहीं किसी के दिमाग में आ सकता था कि मिडिल क्लास के किसी आदमी के पास कार हो, ये सोचे ही नहीं थे। मिडिल क्लास में जिसके घर में टेलीफोन होता था उसकी पूरे मोहल्ले में इज्जत होती थी, जिसके घर में रेडियो होता था उसे पड़ोसी जलन से देखते थे। ये बात कर रहा हूं मैं आपको मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास का। रेफ्रिजरेटर मेरे ख्याल से 2000 में से एक घर में कहीं होता होगा, और जिक्र होता था उनके घर में रेफ्रिजरेटर है। बल्कि रेफ्रिजरेटर आप लोग मानेंगे नहीं, जो लेते थे वो ड्राइंग रूम में रखते थे। आपने कभी सुना है कि रेफ्रिजरेटर ड्राइंग रूम में रखा जाता था, इसलिए कि इतना प्राइस और इतनी इज्जत वाली पोजीशन थी वो। वहाँ से लेकर आज देखिए जो हमारे शहरों की मिडिल क्लास है वो कहाँ तक आ गई है। मैं जब मुंबई गया था 1964 में, तो 7 से 8 साल लगते थे टेलीफोन लगवाने में। आज हम लोग कार में चल रहे होते, 4 आदमी होते, 6 फोन होते कार के अंदर। तो ऐसा नहीं है, बहुत फर्क पड़ा है हमारी जिंदगी में, बहुत प्रॉस्पेरिटी पहले से आई है। अभी भी बहुत कुछ चाहिए। जहाँ तक विमेन एम्पावरमेंट देखिए क्या था, कहाँ तक आ गए, अभी भी मीलों आगे जाना है, लेकिन बहुत फर्क पड़ा है। मैं तो अपनी नानी के बारे में सोचता हूँ और अपनी बेटी को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ ये तो दोनों अलग प्लेनेट के हैं, इतना डिफरेंस हो गया है। तो फर्क भी हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। लेकिन जावेद साहब, आप ही लिखते हैं कि गिन गिन के सिक्के हाथ मेरा खुरदुरा हुआ, जाती रही वो लम्स की नरमी बुरा हुआ, वो स्पर्श ही गायब हो गया। ये है, ये तो सच कह रहे हैं आप कि ये एक अकेले आदमी का ये ट्रेजेडी नहीं है, बल्कि ये समाज की ट्रेजेडी है। पिछले 25-30 बरस में क्या हुआ कि वो जो प्रगति की, तरक्की की, आगे बढ़ने की ट्रेन पकड़ने के चक्कर में, भागा दौड़ी में हम ट्रेन तो पकड़ ली हमने, लेकिन हमारा कुछ सामान प्लेटफॉर्म पे रह गया। वो जैसा हो जाता है जल्दी में। और ये सामान था साहित्य, कलाएं, फाइन आर्ट्स, भाषा। इन चीज़ों की जितनी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए थी वो हमने 25-30 साल में मटेरियल गेन और मटेरियल प्रोग्रेस के चक्कर में उसको इग्नोर किया, और वो दिखाई देता है। एस्थेटिक्स में कहीं गड़बड़ हुई, लैंग्वेज कहीं गिरी। आज मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि आजकल ये कैसे फिल्मी गाने आ रहे हैं, मगर फिल्म के गाने या फिल्में किसी कल्चरल वॉइड में, हवा में तो नहीं बनते ना, समाज के अंदर ही है वो चीज़। समाज में भाषा सिमटी है, जबान कम हो गई है। आज हमारे जो यंगस्टर हैं उनके पास उतनी बड़ी शब्दावली, उतनी बड़ी वोकेबलरी नहीं है जो शायद आज से 30 साल या 40 साल पहले के लोगों के पास थी। कहावतें जबान से जा चुकी हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि एक 22-23 साल का लड़का या लड़की कभी ये कहेगा नाचना आया आंगन टेढ़ा, या ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ये जमाने में ऐसे हजारों लाखों कहावतें हमारी देश की हर भाषा में वो गायब हो गई। हमारे वर्ड्स कम हो गए हैं। तो जब जबान कम होती है, वर्ड कम होते हैं, साहित्य से आपका रिश्ता टूटता है, लिटरेचर से रिश्ता टूटता है, तो वो हर जगह दिखाई देता है। वो फिल्म के डायलॉग में भी दिखाई देगा, वो एडवर्टीजमेंट में दिखाई देगा, वो नेताओं के भाषण में सुनाई देगा, वो टीवी पे एंकर्स की जबान में सुनाई देगा, हर जगह। तो वो जबान खराब हर जगह हुई। तो ये अफसोस की बात है। वो जबान जो है सिर्फ ये थोड़ी एक व्हीकल है जिससे आपने कहा और मैंने समझा और मैंने कहा आपने समझा। भाषा में ही, भाषा वो गाड़ी है जिसमें परंपरा चलती है,
जिसमें आपकी पहचान चलती है, जिसमें आपका जो जड़ें हैं वो आपकी भाषा में है। आप भाषा से कट गए तो अपनी जड़ों से कट गए। ये बहुत हुआ है और मुझे खुशी भी है और हैरत भी है कि इस बात का एहसास हमसे भी ज्यादा यंगर जनरेशन को है। और आज यंगर जनरेशन नो थैंक्स टू अस ये चीजों को ढूंढने की कोशिश कर रही है। मैं कॉलेजों में जाता हूँ, यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ और देखता हूँ कि आज के जो यंगस्टर्स हैं उनमें क्यूरियोसिटी है अबाउट पोएट्री एंड लिटरेचर। ये बहुत अच्छी बात है। अरे यंगस्टर तो ताली बजाओ, तुम लोग की तारीफ की है। ये जिस फिसलन का आपने जिक्र किया कि अपनी जड़ों से कटना, जी, लेखन के जरिए समाज बन रहा है या जो समाज राजनीति बना रही है उसके जरिए लेखन पे असर पड़ रहा है और वो गीतों के जरिए सिनेमाई स्क्रीन पर दिखाई देता है? ये देखिए, जैसे यही सवाल आप राजनीति के बारे में कर सकते हैं कि राजनीति समाज को बना रही है कि समाज राजनीति को बना रहा है। ये एक सर्कल हैं, ये कहाँ से शुरू होता है चक्र आपको पता नहीं चलता, आप पता लगाते रहिए, मालूम नहीं होता। ये टू वे स्ट्रीट है। मैं चलिए सिनेमा की मिसाल देता हूँ। जब लोगों का एस्थेटिक्स खराब होता है और उनको क्रूडिटी चाहिए होती है तो सिनेमा में आती है। जब सिनेमा में आती है तो लोगों में क्रूडिटी बढ़ती है। जब लोगों में क्रूडिटी बढ़ती है तो सिनेमा और क्रूड हो जाता है। जब सिनेमा और क्रूड होता है तो फिर समाज में बाप। इसी तरह से सियासत में, राजनीति में है कि जब आपके अंदर कुछ नेगेटिव भावनाएं बढ़ती हैं तो पॉलिटिशियन जानता है कि इसका फायदा उठाया जा सकता है। जब पॉलिटिशियन उसका हंगामा करता है तो आपके अंदर नेगेटिव भावनाएं और बढ़ती हैं। तो ये कौन किसका जिम्मेदार है ये सोचते हम रहे हैं मगर नतीजा नहीं लिख रहे। वो चिकन और एग वाली बात है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम राजनीति में हैं या हम सिर्फ समाज में हैं, जहां भी हैं, हमारा कर्तव्य होता है कि इस विशेष सर्कल को तोड़ें। इसको हम, ये जो एक नेगेटिव चीज एक दूसरे को हम देख के बढ़ा रहे हैं, उसे खत्म करने की कोशिश करें। यही साहित्यकार का कर्तव्य है कि भाई किसी तरह तो लड़े कि नहीं भाई ये जो है, हो सकता है कि इस तरह का गाना ज्यादा पॉपुलर हो जाता हो, लेकिन मैं चोली के पीछे क्या है ये मैं नहीं लिखूंगा। तो कहीं तो कुछ आपको अपने उसूल बनाने होंगे। और यही समाज में जो आम आदमी है वो कहे कि मुझे इस तरह का साहित्य, इस तरह का सिनेमा, इस तरह की राजनीति, इस तरह के भाषण नहीं एक्सेप्टेड है। तो जहां हैं हम वहां से हमें इसे रिफ्यूज करना चाहिए और रिजेक्ट करना चाहिए। आपने किया है क्या? मैंने तो किया। मैं 1970 से प्रोफेशनल राइटर हूं। मैंने बहुत डायलॉग लिखे हैं, बहुत फिल्मों में फिल्में लिखी हैं, मैंने बहुत से गाने लिखे हैं। मुझे एक डायलॉग मेरा, ये एक गाना बता दीजिए जो किसी भी तरह से, किसी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से अश्लील कहा जा सके। मैंने कभी नहीं लिखा। मैंने पिक्चरें छोड़ दी, कभी कभी ज्यादा गलती भी कर दी। मैंने पिक्चर कर रहा था, मैंने पहला गाना भी लिखा था कुछ कुछ होता है, तब तक टाइटल नहीं था। जब उन्होंने टाइटल रखा कुछ कुछ होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने पिक्चर छोड़ दी। कुछ कुछ होता है, ये क्या मतलब है इसका, क्या होता है? हालांकि अभी मुझे बहुत अफसोस है, ये भी बता दूं आपको, बेहद अच्छी पिक्चर थी और बेहद सक्सेसफुल हुई थी, लिखता तो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन कभी आप जब ऐसे फैसले करते हैं तो उसमें गलती भी होती है। पिक्चर सिर्फ कुछ कुछ होता है टाइटल की वजह से छोड़ दी थी। क्योंकि 2-3 सवाल मेरे ख्याल से हर जहन में रहते हैं। एक तो ये रहता है कि जब आप लिख रहे होते हैं, मौजूदा वक्त में ट्यूनिंग पहले हो जाती है कि आप इस ट्यूनिंग पे लिखेंगे क्या, पहली बंदिश ये होती है। दूसरी बंदिश है जो नई पीढ़ी है जिस रॉक स्टाइल में जा रही है, आपको मौजूदा वक्त में दिल धड़कने दो, दिल चाहता है, बाय चांस जो एक फिल्म आई थी, इन सारी फिल्मों में भी आप कहीं ना कहीं अपने शब्दों को पिरो लेते हैं। ये बंदिशें हैं या आप उन बंदिशों के अनुकूल खुद को करते हैं? देखिए, शायरी तो अपने अंदर खुद ही एक बंदिश है। आप खुद भी लिख रहे हैं, आप ही ने मीटर चूज किया है, लेकिन जब आपने पहली लाइन लिख ली तो बंदिश में तो आ गया। अब आप ऐसा थोड़ी कुछ और भी, वही मीटर पे आपको जाना पड़ेगा, उसी स्कैनिंग पे जाना पड़ेगा। बाकी ये कि आपको ये बताऊं कि जो ट्यून पे लिखना है गाना, ये कोई अभी नहीं शुरू हुआ है। ये 50s में भी था, 60s में भी था। साहिर के, शैलेंद्र के, राजेंद्र कृष्ण के, मजरू के बेहतरीन गाने जो हैं उनमें से अक्सर ट्यून पे ही लिखे हुए। तो ये ट्यून पे लिखना भी एक हुनर है
और जिन्हें आता है उन्हें आता है, वो लिख लेते हैं, उन्हें कोई कष्ट नहीं होता। गाना अच्छा या बुरा ट्यून पे लिखने की वजह से नहीं होता है। आप ट्यून पे बहुत अच्छा गाना लिख सकते हो, बिना ट्यून के भी बहुत बुरी गजल लिख सकते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। आपको मेरा कोई गाना पसंद आया इस तक? नहीं, हम सोच रहे हैं कि जब वो लिखा रहता नहीं, है, पहले बोल दिया इन्होंने। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जब उसे आप पढ़ते हैं और सुनते हैं जी, जमीन आसमान का अंतर है। ऐसे बहुत तेरे गीत हैं जी। तो धुन महत्वपूर्ण है, उसमें पिरोए हुए शब्द महत्वपूर्ण है, या दोनों का सामंजस्य महत्वपूर्ण है? दोनों ही चीजें, धुन भी अच्छी होनी चाहिए, शब्द भी अच्छे होने चाहिए, और सिंगर भी अच्छा होना चाहिए, सब महत्वपूर्ण है। पहली चीज जो आपको अट्रैक्ट करती है गाने में, वो उसकी ट्यून है। ट्यून जो है वो उस गाने की बॉडी है, लेकिन शब्द जो है वो इस गाने का चरित्र है, कैरेक्टर। होता यह है कि अगर एक खूबसूरत इंसान आपको दिखाई दिया तो सबसे पहले आप अट्रैक्ट हो जाएंगे उससे, लेकिन जब उससे मिल के आपने बातें की, मालूम है एक नंबर का बेवकूफ है या बोरिंग है, तो आपका दिल उठ जाएगा। इसीलिए लंबे तो गाने वही चलेंगे जिनके शब्द अच्छे हो। देखिए, एक गाना था 19, यहाँ जो सामने क्राउड बैठा है इनमें से 90% लोग पैदा नहीं हुए होंगे उस वक्त जब ये गाना रिलीज हुआ था, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ। ये मेरे ख्याल से 53 का गाना है या 52 का। आपको आज तक याद है? और इन सबको याद है, मैं बिना पूछे बता सकता हूँ। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, तुम जा दिल की दास्ता, ये ट्यून पे लिखा हुआ गाना है। इसी ट्यून पे अगर साहिर लुधियानवी ने ये रात ये चांदनी फिर कहाँ सुन जा दिल की दास्तां के बजाय आजा आजा बालमा सुन जा साजना, बराबर का मीटर है, अगर लिखा होता तो इनमें से किसी को याद नहीं होता। आप इतने इम्प्रेस क्यों लग रहे हैं? तो बहुत मामूली बात कही। नहीं, हम ये सोच रहे हैं कि अगर साहिर ने बालमा लिखा और साहिर ने सुन जा दिल की दास्तां जो आपने जिक्र किया, मौजूदा वक्त में अगर आइए, संयोग से रॉक 1-2 जो है रिलीज हुई है, जी जी, उसके जो गीत हैं उसमें शोर है, एक हंगामा है जो आपके भीतर जोश भर देता है, नाचने को मजबूर कर देता है, और शायद जिस पीढ़ी की तरफ बार बार हाथ उठा रहे हैं वो पीढ़ी उस धुनों पे नाचना भी चाहेगी। शब्द आपको लगता है उसमें महत्वपूर्ण है? देखिए, इन दिनों क्या हुआ है कि म्यूजिक ने एक बहुत गलत डायरेक्शन ले लिया। आज म्यूजिक का जो वॉल्यूम होता है, और जो जैसे ये जो क्लब म्यूजिक होती है, उसमें जो है परकशन जो है, बीट है, वो सबसे इम्पोर्टेंट, इसलिए कि लोग नाच रहे होते हैं तो उनको बीट चाहिए होती है साफ। तो वो बीट जो है आमतौर से वॉइस से ऊपर होती है थोड़ी सी, और वॉइस उस बीट के नीचे चल रही होती है। ये वेस्ट में है फॉर डिस्कोथेक्स, फॉर क्लब्स एंड सो ऑन। अब उसको बिना सोचे समझे यहाँ ले लिया गया है। हिंदुस्तान में संगीत का इस्तेमाल कुछ और है और वेस्ट में कुछ और है। ये बात लोग समझ नहीं रहे हैं हमारे यहाँ। हमारे जब से ये म्यूजिक कंपनियों ने डिक्टेट करना शुरू किया है, तब से बिल्कुल आवे का आवा ही बिगड़ गया है। तो आपको शब्द सुनने में नहीं आते हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं वो तो बाद में फैसला होगा। इतनी म्यूजिक लाउड कर दी गई है कि शब्द अच्छे हैं तो क्या, बुरे हैं तो क्या, पता ही नहीं लगता उनका। तो ये तो एक अच्छी बात है ना कि इस बार नोबेल का पुरस्कार जो लिटरेचर में मिला वो भी अमेरिकन राइटर को मिला जो गीत लिखते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। इसलिए कि बहुत से लोगों को इतराज भी है उस पर। हाँ, वही हम जानना चाहते, बहुत लोगों को इतराज है उस पर। किस्सा क्या है कि हम लोग हर चीज में कास्ट सिस्टम कर देते हैं। अगर आपने कविता लिखी है तो बड़ी बात है, गजल लिखी है तो बड़ी बात है, गीत लिखा है तो छोटी बात है। क्यों? ये आपने कास्ट बना दी है कि ये ऊंची जात के हैं, ये नीचे जात के हैं। आप बहुत अच्छा गीत लिख सकते हैं, बहुत बुरी कविता लिख सकते हैं, बहुत बुरी गजल लिख सकते हैं, अच्छी गजल अच्छी कविता भी लिख सकते हैं, बुरा गीत लिख सकते हैं। चीजें अपने जॉनर से अच्छी बुरी नहीं होती हैं, उसमें आपने किया क्या है। अब जो आप बात कर रहे हैं जिसे आज नोबेल प्राइज मिला है, उसके तो गीत वो हैं जिन्होंने एक रेवोल्यूशन अमेरिका में एंटी वॉर पैदा किया था। उसने एक नई अवेयरनेस इन गीतों ने पैदा की थी। ये गीत जो थे झंडे की तरह लेके लोग चलते थे जुलूस में। ये गीत जो हैं वहां के अमेरिका की यूनिवर्सिटीज के सिलेबस के अंदर आ गए हैं। तो इनको ये कहना कि ये क्योंकि लिरिक है इसलिए इंफीरियर है,
मुझे याद आता है कि एक ज़माना था इंग्लैंड में कि जब स्टेज प्ले को इंफीरियर समझा जाता था। शेक्सपियर को ब्लैक क्रो कहते थे कि ये ब्लैक क्रो है जो पिजन्स के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, शेक्सपियर जैसे राइटर को, क्योंकि वो थिएटर के लिए लिखता था। शेक्सपियर वॉज अ कमर्शियल राइटर। ये आप उसे आज बोल रहे ना, वो तो थिएटर के लिए, प्ले चलाने के लिए लिखता था, मगर उसने जो लिखा वो क्या है वो आप देखिए। तो हम बजाय इसके कि ये तय कर ले ये तो लिरिक है, ये तो कमर्शियल राइटिंग है, ये तो सिनेमा की स्क्रिप्ट है, मुझे अफसोस होता है इस बात पे। आपको मैं बताऊं, ये तो अभी आपको इसे दिया गया है नोबेल प्राइज। आप जाएंगे किसी, लंदन आप लोग जाते होंगे, वहाँ पर जो ब्रिटिश नेशनल म्यूजियम, उसमें एक बहुत बड़ा हॉल है जहाँ शेक्सपियर से लेकर बेकन, टेनिसन, शेली, कीट्स, ब्लेक, यू नेम द राइटर, शॉ, ऑस्कर वाइल्ड, सबकी मैन्युस्क्रिप्ट, सबकी रफ कॉपीज, सबके ये पेपर्स रखे हुए, उनकी हैंडराइटिंग, नोटबुक्स उनकी। उसी हॉल में एक शोकेस और भी है इन्हीं लोग के बीच में, जिसमें पॉल मैकार्टनी के हाथ का लिखा हुआ यस्टरडे। मैं सलाम करता हूं उन्हें कि उस नेशन में ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कि अगर हम पॉल मैकार्टनी के गीत को इज्जत देंगे तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे। ये तो हमारा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हम डरते हैं कि अरे फिल्मी गाने को बोल दिया ये बहुत अच्छा है तो लोग हमें पढ़ा लिखा नहीं समझेंगे। ये प्रॉब्लम है। ये सवाल इसलिए भी था क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि को लेकर जब उनको भी नोबेल पुरस्कार मिला, मेरे ख्याल से उससे पहले चले जाइए तो अमीर खुसरो को याद कीजिए आप, लेकिन उनको नहीं मिला था। नहीं, उनको मिला नहीं, लेकिन उनकी जो लिरिक्स थी, मौजूदा वक्त में ये बहस हुई कि टेक्नोलॉजी है साथ में अगर, तो उसका प्रभाव और प्रसार ज्यादा होता है, शायद यह भी एक वजह है। तो आपको लगता है कि जो शायरी रची जा रही है, जो कविताएं लिखी जा रही है, उसको अगर ये माध्यम मिलता है तो उसका कैनवास बड़ा होता है? अब टेक्नोलॉजी की क्या डेफिनेशन है? आप ये बताइए कि जब पेपर बनाया गया पहली दफा चाइना में तो वही तो टेक्नोलॉजी था ना। जब पहली दफा जर्मनी में प्रिंटिंग प्रेस बना तो भी तो टेक्नोलॉजी था। और हकीकत यह है कि उस जमाने के जो कंजर्वेटिव्स थे उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा ये तो बहुत ही बेकार चीज है, ये जो प्रेस बना है। ये यूरोप में भी बहुत से लोगों ने उसको रिजेक्ट किया था, हिंदुस्तान में भी लाया गया था तो हिंदुस्तान में लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया, राजाओं महाराजाओं ने, बादशाहों ने। अरे नहीं, ये क्या है, ये तो बेकार चीज है। तो टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? ये जो पहला प्रिंटिंग प्रेस था ये भी तो टेक्नोलॉजी थी। ये जो पहली बार पेपर चाइनीज ने बनाया था ये भी तो टेक्नोलॉजी थी। आज जो चीज आपके सामने आई आप इसे इतनी इज्जत से टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, 100 बरस 200 बरस बाद इसे टेक्नोलॉजी थोड़ी कहा जाएगा। तो हाँ, आम चीज है, मामूली चीज। जावेद साहब, फिर आपकी पंक्तियों के जरिए सवाल हम पूछेंगे। आपने लिखा कि कभी तो रात को तुम रात कह दो, ये काम इतना भी अब मुश्किल नहीं है। लेकिन आप जो रात है उससे भागते हैं। राइटिंग में तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो मुद्दे निकल कर आते हैं समाज के भीतर से, चूंकि आप पार्लियामेंट में भी रहे और जो इश्यूज निकल कर आए उसमें लगा ऐसा कि आप रात कहने से घबराते हैं। सही है? जरूरी तो नहीं है ना कि आपकी हर राय सही हो, कोई बात नहीं। एक गलत बात आपने कह दी तो क्या हुआ? ऐसी क्या कयामत आ गई है? आप में बुरा मत फील कीजिए, चलिए और पूछिए। क्योंकि मौजूदा वक्त में जो सवाल समाज के भीतर मथने की कोशिश कर रहे हैं, आप करके देखिए। उसमें एक सवाल कॉमन सिविल कोड का है, ये एक सवाल ट्रिपल तलाक का है। ये आपने कमाल ही कर दिया। ये तो समाज में ये बातें तो आज शुरू हुई हैं। मैं तो ये 20-25 साल से कह रहा हूं। और ये अगर आपको मुझ पर विश्वास ना हो तो नेट पे चले जाइएगा, तो देख लीजिएगा। मैं तो इन चीजों के खिलाफ 20-25 बरस से बोल रहा हूं। यानी ये मैंने अभी देख लीजिए, रिसेंटली आज से 1-2 महीने पहले मैंने एक ट्वीट किया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में कि आई थिंक दे आर द वर्स्ट एनिमीज ऑफ देयर ओन कम्युनिटी। देख लीजिए आप। अब भाई, अब आइंदा आपको फोन कर दिया करूंगा। तो
ये असल में क्या है कि ये बहुत जल्दी लोग फैसला कर लेते हैं बिना इनफ। हमारे सोसाइटी का प्रॉब्लम है, वी हैव मोर ओपिनियन देन इंफॉर्मेशन। ये इसके खिलाफ मैं हमेशा बोला हूं और आज फिर बोल देता हूं। मैं समझता हूं कि जो ट्रिपल तलाक है वो इमीडिएटली बैन होनी चाहिए किसी भी सिविल सोसाइटी में। जहां तक कॉमन सिविल कोड का संबंध है या यूनिफॉर्म सिविल कोड का संबंध है, उसके बारे में मैं कहूंगा कि मैं इतनी बड़ी अथॉरिटी नहीं हूं कि मैं बता सकूं कि ये किस हद तक पॉसिबल है, इसलिए कि ये देश जो है ये बहुत बड़ा है, इसमें इतनी ट्रेडिशंस, इतने कल्चर, सब कल्चर है कि उनको एक जगह लाके एक लॉ बना लेना, इनकी जो ट्रेडिशन शादी की, तलाक की, इनहेरिटेंस की, यही 3 चीजें हैं, उसमें किस हद तक पॉसिबल मुझे मालूम नहीं। मेरा ऐसा ख्याल है कि गवर्नमेंट, चूंकि गवर्नमेंट भी यही चाहती है, गवर्नमेंट ने ये इंटेंशन अपना बताया, गवर्नमेंट शुड मेक अ ड्राफ्ट ऑफ कॉमन सिविल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड पुट इट ऑन द नेट, ताकि लोग, अभी एक हमारी तरफ कहावत है, सूत न कपास कोरी से लट्ठम लट्ठा, कि ना भैया सूत है ना कपास है, तुम जुलाई से लड़ रहे हो, कपड़ा कैसे बनेगा। तो एक ड्राफ्ट आना जरूरी है, वो ड्राफ्ट जब सब लोगों के सामने आए तब उस पर बात हो सकती है। तो द गवर्नमेंट शुड डेफिनेटली पुट अ ड्राफ्ट ऑफ यूनिफॉर्म और कॉमन सिविल कोड ऑन द नेट एंड 1 साल तक आप उस पर डिस्कशन कराइए, जरूरी है। लेकिन अगर कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि इतने वर्षों से जो लोग कह रहे हैं, आज तक उन्होंने ड्राफ्ट नहीं दिया, उन्हें देना चाहिए, अगर न बन पाए तो भी एक टचस्टोन तो है। आपके पास आपका पर्सनल लॉ है, हिंदू कोड बिल है, कि क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है, कि मुस्लिम पर्सनल लॉ है, कि पारसी पर्सनल लॉ है। लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और किसी भी पर्सनल लॉ का होता है, देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रिवेल। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, और जिसे नहीं मंजूर है ना मंजूर होगा। लेकिन आखिरी फैसला और आखिरी जो इम्तिहान है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। अगर आपका पर्सनल लॉ किसी इशू पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से टक्कर में है, कॉन्ट्रडिक्शन में है, तो पर्सनल लॉ आपका नहीं चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। आप पॉलिटिशियन नहीं हैं, आप साहित्यकार हैं। आपने इन बातों को कह दिया, राजनेता इन बातों को नहीं कहते हैं। फिर भी देश के भीतर एक बहस चलती है कि मौजूदा वक्त में साहित्यकार खामोश है, चुप है, प्रतिक्रिया नहीं देता है, संकट में है। देखिए, ऐसा नहीं है कि राजनेता नहीं बोलते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे राजनेता ना बोलें, दूसरे लोग बोलें तो ज्यादा अच्छा है। उसकी वजह यह है कि मुझे हैरत होती है कि वो राजनेता खड़े होकर बोलते हैं कि हमारी मुसलमान बहनें बहुत मुसीबत में हैं 3 तलाक की वजह से, जिन्होंने कभी जब मुसलमान बहनों का गैंगरेप हुआ तो परवाह न की, जिन्होंने जब वो उनके घर जल गए तो परवाह न की, जब वो रिलीफ कैंप में पड़ी थी यही मुसलमान बहनें, तो कहा कि ये रिलीफ कैंप थोड़ी है, तो बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री। और वो राजनेता आज उनका दिल दुखता है कि 3 तलाक होती है। तब दिल नहीं दुखा था, आइंदा भी नहीं दुखेगा जब ऐसा होगा। तो ये लोग हमारे केस को वीक करते हैं। इनसे तो, मुल्लाओं से तो हम लड़ेंगे और लड़ते हैं, लेकिन जब इस तरह के लोग बोलते हैं तो बाकियों को शक होता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं, ये बैन होना चाहिए। ये लोग सही बात गलत नियत से कहते हैं, ये बात। फिर ये सवाल क्यों आता है साहित्यकारों के सामने कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संकट है? देखिए, होता क्या है कि जो स्टैंड लेते हैं लोग वो एक्सट्रीम हो जाते हैं, और एक्सट्रीम स्टैंड कभी सही नहीं होता। सच्चाई हमेशा कहीं बीच में होती। एक हंगामा मच गया, सब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म हो गया, और सब तो कोई कुछ बोल नहीं सकता। क्या नहीं बोल सकता? मेरा जो जी चाहता बोलता हूं, कहां खत्म होगा? लेकिन आप ये कहें कि उस पर कोई असर नहीं हुआ है, दूसरे लोग कहते कुछ नहीं, सब ठीक है, बिल्कुल, वो भी गलत। सच्चाई कहीं बीच में है।
आज भी एशिया के ज्यादातर मुल्कों से हमारे पास फ्रीडम एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा है, कोई शक नहीं। और ये भी सच है कि इसे दबाने की कोशिश भी की जाती है और की जा रही है, इसमें भी कोई शक नहीं। मैंने तो एक दफा कहा था और मैं आज फिर कहता हूं आपसे, मैंने 1975 में एक पिक्चर मेरी रिलीज हुई थी, उसका नाम था शोले, शायद आप लोगों में से किसी ने देखी हो। उसमें एक सीन था कि हेमा जी मंदिर जाती हैं और वो धर्मेंद्र जी जो उन पे आशिक है, वो जाके शिव जी की मूर्ति के पीछे छुप जाते हैं और वहां से कहते हैं सुनो तुम वीरू से प्यार करो, ये सब है। और वो कहती है भगवान जैसा आप कहे वो, और वो समझती है कि तो भगवान बोल रहे हैं। ये सीन मैं आज नहीं लिखूंगा, ये सीन मैंने पिक्चर में लिख दिया तो हंगामा कर देंगे कुछ लोग। ये 75 में किसी को आपत्ति नहीं हुई थी, 75 में सब में तालियां बजाई थी, हंसे थे। आज नहीं करेंगे। आज जो है इस्लाम तो खैर हमेशा ही खतरे में रहता था, अब हिंदू धर्म भी खतरे में रहने लगा है। इसका मतलब है मेरा देश बदल रहा है। देखिए, देश को बदलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं अपने देश पे बहुत भरोसा रखता हूं, ये नहीं बदलेगा, और बदलेगा तो अच्छे के लिए बदलेगा। ये क्या चक्कर है मैं आपको बताऊं। अभी भी हमारे बेचारे पुराने जमाने के प्रोड्यूसर डायरेक्टर कभी कभी मुझे मिलते हैं और कहते हैं सुनो वो जो 60 में मैंने पिक्चर बनाई थी, सुपरहिट हो गई थी, वो उसका रीमेक करें भी। तो मुझे बड़ा तरस आता है उस पर कि बेचारा 60 के बाद कुछ सोच ही नहीं पाया। उसी तरह से ये पॉलिटिशियंस हैं। अभी 80s में जो चीज हिट हो गई थी, 90s में जो चीज हिट हो गई, वो सोचते हैं यार वही रिप्रोड्यूस करो फिर चल जाएगी। वो नहीं चलेगी। दुनिया बदलती रहती है, लोग बदल गए हैं, ये नए लोग आ गए हैं, ये नई सोच के लोग हैं। अब उन पे आप चाहे कि वो 1940 के गाने चला दें, वो नहीं चलेंगे। 1960 की कहानी चला दें, लॉस्ट एंड फाउंड अब नहीं बना सकते आप। तो ये बात जैसे हमारे फिल्म मेकर नहीं समझ पाते अक्सर और रीमेक करने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से हमारे राजनेता भी नहीं समझ पाते और वो पुराने प्रेजुडिसेस को रीमेक करने की कोशिश करते हैं। वो वर्क नहीं करेंगे। शायद इसीलिए आज आपकी जेब में अधन्नी भी नहीं है। अरे साहब, देश के लिए 1-2 दिन तकलीफ उठा लीजिए, ऐसी क्या बात है। ये बीच का रास्ता बड़ा खतरनाक है जावेद साहब। आप बीच का रास्ता जो पकड़ते हैं, महात्मा बुद्ध ने यही बताया था कि बीच के रास्ते पे चलो। और शायरी कहती है कि बीच का कोई रास्ता नहीं होता। नहीं, क्यों नहीं होता। देखिए, बात क्या है कि हम जिस तरफ भी ज्यादा चले जाए, एक बात बताऊं मैं आपको, सही और गलत, अच्छा और बुरा, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही चीज, सिर्फ डिग्रीज का फर्क। आप पैसा बहुत खर्च करते हैं, लोगों को देते हैं, लोग कहेंगे यार बड़ा दयालु आदमी है, ये फिलैंथ्रोपिस्ट है। आप पूरे ही खर्च करते ही चले जाएंगे, लोग कहेंगे ये तो पागल है, स्पेंडथ्रिफ्ट है, ये क्या हो गया, फेंक रहा है पैसे। आप पैसा संभाल के रखते हैं, कहा जाएगा भाई समझदार आदमी है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा संभाले, लोग कंजूस मक्खी चूस है। आप चुप बैठे रहते हैं, थोड़ा बोलते हैं तो बड़ा डिग्निफाइड आदमी है। आप बहुत ही कम बोलेंगे, हाँ हूं में जाओ, क्या दिमाग खराब है, अपने को समझता क्या ये। आप अगर बात करते हैं तो यार बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा हंस के मिलता है, सबसे अच्छी तरह मिलता है, आप बोलते ही चले जाएंगे, बात नहीं सर खा गया। तो क्या है कि काम जब प्रोपोर्शन में है तो ठीक, प्रोपोर्शन से बाहर निकला तो खराब हो गया। यही अब कुछ लोग जो है कहते हैं कि अब तो खत्म हो गई है, देश में कोई बोलने की आजादी नहीं है और आप बोलेंगे तो आपकी जबान काटे, ऐसा कुछ नहीं। दूसरे लोग क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं है साहब, कोई आदमी कुछ नहीं कर रहा, सब मजे से रह रहे, कोई नहीं रह रहा, सबको थोड़ी थोड़ी तकलीफ है। दोनों ही बातें सच्ची है। तो इधर ज्यादा चले जाओगे तो गलत हो जाओगे, उधर ज्यादा चले जाओगे तो गलत हो जाओगे। जो सच है उसके साथ रहो। आपने शतरंज की मोहरों पर लिखा था ये खेल क्या है, उसकी पंक्तियां आपको याद है?
देखिए, खुद लिखने का फायदा ये है कि याद रहता है। उसे कहा जाए, हम कह देते हैं जी। मैं सोचता हूं जो खेल है उसमें इस तरह का उसूल क्यों है कि कोई मोहरा रहे कि जाए, मगर जो है बादशाह उस पर कभी कोई आंच ना आए। जी। ये बादशाह कौन था? देखिए, अगर ये बता दूं मैं कि बादशाह कौन है तो फिर ये जर्नलिज्म हो जाएगी, ये पोएट्री नहीं रहेगी। शायरी किसी एक इंसान के बारे में, एक चीज के बारे में नहीं, उसमें एक यूनिवर्सल क्वालिटी होनी चाहिए। ये दुनिया में आप देखते हैं कि जो लीडर है, द लीडर इज ऑलवेज राइट, द किंग इज ऑलवेज राइट। तो ये जो एटीट्यूड है, और उसकी वजह से हम और भी ज्यादा गलतियां करते रहते हैं। इसे आपको चारों तरफ यहां देखेंगे, बाहर देखिए, दुनिया में देखिए, हिस्ट्री में देखिए, इतिहास में, आपको सब जगह यही मिलेगा। यह सवाल इसलिए क्योंकि ये जब भी लिखा गया होगा, मौजूदा वक्त में लिखा जाता है जिस तरीके से शोले का डायलॉग है, जो अब आप नहीं लिख सकते हैं, उस तरह की ऐसी कविता भी रच सकते हैं अब क्या? हाँ, क्यों नहीं। कविता में तो आप जो चाहे लिख सकते हैं, इसलिए कि कविता की अपनी एक ज़बान है। कविता जो है उसको मैं तो कहता हूं कि ये पोएट्री इज द ड्रीम ऑफ लैंग्वेज। जिस तरह से हम जिंदगी में सब रियलिटीज साफ साफ देख रहे होते हैं, लेकिन जब सोते हैं तो ख्वाब देखते हैं, तो सिंबल्स में आ जाती है बातें, ड्रीम। उसी तरह से जब हम बोल रहे हैं प्रोज में तो वो जाग रहे हैं, और जब पोएट्री में बोल रहे हैं तो ख्वाब देख रहे हैं। और वो ख्वाब भी सच्चाइयों ही से बनते हैं, रियलिटीज से ही बनते हैं, लेकिन उसकी जबान अलग हो जाती है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोएट्री। तो इस दौर में आपने कुछ लिखा है ऐसा जिसमें यह महसूस हो कि वाकई प्यादा घर से निकले तो लौट कर वापस ना जा पाए? अब देखिए, अपनी शायरी के बारे में ज्यादा ये दावे करना, साहब मैंने एक लिखा है, जरा सुनिए, ऐसा कुछ बेकार बात सुनाइए। मतलब इस दौर में हाँ, जो लिखा है वो सुना देता हूँ आपको। इन दिनों एक अभी कुछ 8-10 दिन पहले ही एक नज्म लिखी है, पोएम है, जिसका टाइटल है नया हुक्मनामा। नया हुक्मनामा मतलब नया हुक्मनामा, ऑर्डिनेंस, द न्यू ऑर्डिनेंस। अशोक जी, किसी का हुक्म है सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि इनकी समत क्या है। समत, डायरेक्शन, दिशा। किसी का हुक्म है सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि इनकी समत क्या है। हवाओं को बताना ये भी होगा, चलेंगी जब तो क्या रफ्तार होगी, कि आंधी की इजाजत अब नहीं है। हमारी रेत की सब ये फसीलें, ये कागज के महल जो बन रहे हैं, हिफाजत इनकी करना है जरूरी। और आंधी है पुरानी इनकी दुश्मन, ये सभी जानते। किसी का हुक्म है दरिया की लहरें जरा ये सरकशी कम कर लें, अपनी हद में ठहरे हैं। उभरना फिर बिखरना और बिखर कर फिर उभरना, गलत है उनका ये हंगामा करना। ये सब है सिर्फ वहशत की अलामत। दिस इज द साइन ऑफ मैडनेस, क्रेजीनेस। ये सब है सिर्फ वहशत की अलामत, बगावत की अलामत। बगावत तो नहीं बर्दाश्त होगी, ये वहशत तो नहीं बर्दाश्त होगी। अगर लहरों को है दरिया में रहना, तो उनको होगा चुपचाप बहना। ये प्रसून जी, ये चाय वाला आपने बीच में बुलवाया है, इसे फौरन हटाइए। ये चाय वाला कैसे आ गया? हम तो पोट्री कर रहे थे। जी, किसी का हुक्म है दरिया की लहरें जरा ये सरकशी कम कर लें, अपनी हद में ठहरे। उभरना फिर बिखरना और बिखर कर फिर उभरना, गलत है उनका ये हंगामा करना।
ये सब है सिर्फ वहशत की अलामत, बगावत की अलामत। बगावत तो नहीं बर्दाश्त होगी, ये वहशत तो नहीं बर्दाश्त होगी। अगर लहरों को है दरिया में रहना तो उनको होगा चुपचाप बहना। किसी का हुक्म है इस गुलसिता में बस अब एक रंग के ही फूल होंगे। कुछ अफसर होंगे जो ये तय करेंगे गुलिस्तां किस तरह बनना है कल का। यकीनन फूल यकरंगी तो होंगे, मगर ये रंग होगा कितना गहरा कितना हल्का, ये अफसर तय करेंगे। किसी को कोई ये कैसे बताए गुलिस्तां में कभी कहीं भी, गुलिस्तां में कहीं भी फूल यकरंगी नहीं होते। किसी को कोई ये कैसे बताए गुलिस्तां में कहीं भी फूल यकरंगी नहीं होते, कभी हो ही नहीं सकते। कि हर एक रंग में छुपकर बहुत से रंग रहते हैं। जिन्होंने बाग यकरंगी बनाना चाहे थे उनको जरा देखो कि जब एक रंग में 100 रंग जाहिर हो गए हैं तो वो अब कितने परेशान हैं, वो कितने तंग रहते हैं। किसी को ये कोई कैसे बताए हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती हैं। हवाएं हाकिमों की मुट्ठियों में, हथकड़ी में, कैद खानों में नहीं रुकती। ये लहरें रोकी जाती हैं तो दरिया कितना भी हो पुरसुकून बेताब होता है, और इस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है। किसी को ये कोई कैसे बताए। हम लोग दस्तक दरबार में बैठे हैं, इसका नाम दस्तक दरबार है। दस्तक में ये बात रोज हम कहा करते हैं। आज आपने कविता में से समेट दिया तो ये मौजूदा क्रेडिट ये ले जाने की कोशिश। अरे नहीं हुजूर देख रहे हैं आप यही के यही सामने मेरे। क्या ये मौजूदा वक्त के दौर में लिखी गई कविता मौजूदा वक्त पर है? आप दस्तक पे जो कहते हैं वो कहते रहिए, बस आप ये कविता छोड़िए। अरे भाई कविता खुद बताती है क्या कह रही है। अब जो शायर मर गए उनकी कविता कैसे समझते हैं आप? पढ़ के ही समझते ना। शायर से मत पूछिए, अगर पूछना पड़ रहा है तो कविता में कुछ कमी है। हम लोग आखिरी दौर में एक सवाल हर जहन में रहता है, कैफी साहब को आपके जरिए याद ना किया जाए, क्योंकि आपने जब उनके बारे में लिखा कि अजीब आदमी था वो, मोहब्बतों का गीत था, बगावतों का राग था, और उस दौर को याद करते हैं तो आप साहिर को याद करते हैं, शैलेंद्र को याद करते हैं, एक प्रगतिशील कविता को याद करते हैं। तब से लेकर अब के बीच में या मौजूदा वक्त में जहां पर हम आकर खड़े हो गए हैं, आपको लगता है स्थितियां चूक गई, अब वो चीजें बची नहीं? जावेद साहब हैं तो हैं, कल कारवां पता नहीं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अगर मैं ऐसा सोचूं तो मैं उस छिपकली की तरह हो जाऊंगा जो ये समझ रही है कि मैं छत पे हूं, चिपकी हुई, इसलिए छत गिर नहीं रही, मैं अड़ गई तो छत गिर जाएगी। ये तो बेकार की बात है। हम लोग क्या, और देखिए पहले जमाने में जरा जिंदगी सिंपल थी, अब और ज्यादा इंट्रिकेट कॉम्प्लिकेटेड हो गई। पहले जमाने में अच्छा था, गरीब लोग अच्छे होते थे, अमीर लोग बुरे होते थे, इनकलाब आने वाला था तो कुछ बड़ी मोटी मोटी हीरो विलन हीरोइन सब डिफाइंड थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जिंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड और इंट्रिकेट है। अभी यही समझना मुश्किल हो गया है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। हमारे पास आज हीरो इमेज नहीं है, न समाज में है न सिनेमा में है कि ये है हीरो की पहचान। एक जमाने में हीरो वो था जो शराब पी पी के पारों के दरवाजे पे मर जाए, देवदास। एक जमाने में हीरो वो था जो रिवोल्ट कर दे समाज से, एंग्री यंग मैन। आज सब पुराना हो गया है। आज आइडियल कौन है, आइडियल बातें क्या है, सही क्या है और गलत क्या है, ये समझना समाज के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। सही इंसान कौन है, सही बात क्या है।
तो इस वजह से हम हीरो इमेजेस नहीं बना पाते हैं, और ये कंफ्यूजन से भी हम गुजर जाएंगे। ये एक ट्वाइलाइट जोन है, इससे भी निकलेंगे। पुराना जो ढांचे थे वो ढह रहे हैं, ढह चुके हैं, उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं लोग, वो बचने वाले नहीं हैं। नई दुनिया बन रही है, नई दुनिया नए संस्कार लाएगी, नए वैल्यू सिस्टम को लाएगी, और फिर आपको मालूम होगा कि अच्छा इंसान कौन है। अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं अच्छे इंसान को। तो एंग्री यंग मैन का ब्रांड एम्बेसडर बनना दुख देता है? बिल्कुल नहीं, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, और तब वो जरूरी था। जैसे मैं समझता हूं धर्म जब आए तो बहुत अच्छा किया वो आए, अब ज्यादा अच्छा होगा कि वो चले जाएं। तो उन्होंने एक रोल प्ले किया था, अब आउटडेटेड हो गए, अब जरूरत नहीं है उनकी। अब तो सिर्फ परेशानी पैदा करते हैं समाज में ये धर्म। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत तो आप देख रहे थे साहित्य आज तक, और इसे आप पूरा देख सकते हैं फिर से आज तक की वेबसाइट पर, जिसमें जाकर आप देख सकते हैं, क्लिक करके आप देख सकते हैं पूरा, आप सुन सकते हैं क्या कुछ कहा जावेद अख्तर साहब ने। और इस वक्त अब वक्त हो चला है 10 मिनट में 50 अहम खबरों का।